देखिए, किसी भी देश पे जब कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि वॉर जैसी सिचुएशन बन गई या फिर देश के अंदर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन गई, इन सब चीजों का सबसे ज्यादा असर पड़ता है तो वो देश की जनता पर पड़ता है। लेकिन इसमें भी सारी जनता नहीं शामिल है। जो अमीर लोग या कह लो कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी है, जो हाई क्लास के कैटेगरी में आते हैं, इन पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता। लेकिन वही दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, या उससे थोड़ा सा ऊपर मिडिल क्लास लोगों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। देश में चाहे सिविल वॉर हो या फिर कोई क्राइसिस हो या फिर 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, पिसता वही है जो गरीब और मिडिल क्लास के कैटेगरी में आता है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए जिस जनता का सपोर्ट लेकर पावर में आती हैं, पावर में आने के बाद ये उसी जनता को पहचानने से इनकार कर देती है। जनता को लालच देकर यूथ से रैलियां निकलवाई जाती हैं, खूब चुनाव प्रचार किया जाता है, लेकिन इनके खुद के बच्चे अमेरिका, लंदन जैसी कंट्री में जाके पढ़ते हैं। ये गरीब और मिडिल क्लास के साथ क्रूएल्टी ये आज से नहीं काफी सालों से चलती आ रही है। जब भारत में ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, तब भी इन्हीं लोग को शिकार बनाया गया और आजादी मिलने के 28 साल बाद साल 1975 से 1977 के बीच में भी इन्हीं लोगों पर अत्याचार किया गया। हालांकि देश में अब तक लगभग 3 इमरजेंसी डिक्लेयर किए जा चुके हैं, लेकिन वो इमरजेंसी जो 1975 से 1977 के बीच में लगा था, आखिर उसे ही काला दिन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्यों और कैसे आखिर ये इमरजेंसी डेमोक्रेसी पर काला धब्बा बन गया? ये बात शुरू होती है 1970 से, जब इंदिरा गांधी की सरकार एक नई इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू करती है, जिसका यूज करके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और फॉरेन कंपनीज के एक्सपेंशन को कंट्रोल किया जा सकता था। इस पॉलिसी को इंदिरा ने गरीबों की नेता वाली सरकार का इमेज बनाने के लिए यूज किया। हालांकि ये पॉलिसी शुरू में काफी पॉपुलर रहती है और बाद में इसे लाइसेंस राज का नाम दे दिया जाता है। लेकिन मामला वहीं थोड़ा गर्म होने लगता है जब इंदिरा गांधी ने मारुति प्रोजेक्ट के लिए अपने बेटे संजय गांधी को चुनती है। उस समय एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी की सैलरी लगभग 1500 थी और कार की कॉस्ट 10,000 रुपए थी, और इंदिरा गांधी ने ये कहा कि ये कार मिडिल क्लास वालों के लिए काफी अच्छी रहेगी। देखिए, 1971 में जब बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइट हुआ, तो एक्सटर्नल इमरजेंसी तभी डिक्लेयर कर दिया गया था और इसी के साथ इंडिया उस वॉर को जीत भी जाता है। इससे इंदिरा गांधी की सरकार को एक फायदा होता है कि लोगों के बीच में इंदिरा गांधी की इमेज काफी मजबूत हो जाती है। 1971 में इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा मिड पार्लियामेंट्री इलेक्शन अनाउंस किए जाते हैं। इसके बाद उनके सरकार के द्वारा एक स्लोगन जो कि गरीबी हटाओ, उसको भी लॉन्च किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उनके अपोनेंट्स इंदिरा हटाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए, लेकिन इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी असेंबली इलेक्शन में काफी अच्छे रिजल्ट से जीत हासिल कर दी है। अब इसके बाद क्या होता है कि इंदिरा गांधी के अपोनेंट राज नारायण, जो कि असेंबली इलेक्शन में काफी बुरी तरीके से हार जाते हैं, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस फाइल करते हैं कि ये जो इन्होंने इलेक्शन जीता है, ये गलत और इलीगल तरीकों का यूज करके जीता है। और 12 जून 1975 को इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट आता है, जिसको जस्टिस सिन्हा हैंडल करते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी को गिल्टी पाया जाता है। जिसमें पहला ये था कि उनके जो फॉर्मर प्राइवेट सेक्रेटरी यशपाल कपूर थे, उन्हें इलेक्शन एजेंट के रूप में यूज किया गया, और दूसरा कि इलेक्शन कैंपेन के लिए यूपी के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मदद लिया गया, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शन कैंपेन के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया और उनके भाषण के लिए स्टेजेस तक तैयार किए गए। ये फैसला इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट से हटा देता और उन्हें 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से रोक देता। लेकिन कोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए लगभग 20 दिन का समय दिया था। अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीलो मोदी ने अनाउंस कर दिया कि अब इंदिरा गांधी एक लॉफुल प्राइम मिनिस्टर नहीं रही। अब ये चीज अपोजिशन के लिए काफी फायदेमंद निकली। नॉन सीपीआई अपोजिशन पार्टीज ने मीटिंग करके इंदिरा के रेजिग्नेशन की डिमांड उठाई। जेपी नारायण, जो कि जवाहरलाल नेहरू के काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब से ये अपोजिशन पार्टीज के लीडर बने, इंदिरा गांधी से इनकी नहीं बनती। उन्होंने क्या किया कि एक स्टेटमेंट दिया जस्टिस सिन्हा और उनके फैसले की तारीफ करते हुए, और इंदिरा गांधी की रेजिग्नेशन की डिमांड की। लेकिन वही इस बीच इंदिरा गांधी ने संजय गांधी के साथ एक हल्की सी बात की और फिर उनके प्राइवेट सेक्रेटरी आर.के. धवन, जो उनके पुराने सेक्रेटरी यशपाल कपूर के भतीजे थे, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान करना शुरू कर दिया। धवन ने कई लोगों को फोन कर रैलीज ऑर्गेनाइज करने को कहा। उसके बाद रैलीज का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लोगों को बसेस, ट्रेन और ट्रक्स के थ्रू बुलाया जा रहा था। दूसरी तरफ कुछ लोग ये एडवाइस दे रहे थे कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक के लिए इंदिरा गांधी रिजाइन कर दे और अपने सीनियर कैबिनेट कलीग जगजीवन राम को जिम्मेदारी दे दे। अब इन चीजों से इंदिरा गांधी को लगने लगा था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बीच संजय गांधी ग्रुप रैलीज और क्राउड्स को ऑर्गेनाइज करने में लगे रहते हैं। हरियाणा और नेबरिंग स्टेट से नारे लगाने वाले
वाले लोगों को ट्रेन, बसेस और ट्रक्स के जरिए बुलाया जाता है। जून 20 को सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद जजमेंट के अगेंस्ट अपनी अपील पेंडिंग होने के बावजूद इंदिरा गांधी ने बोट क्लब लॉन्स पर एक मैसिव मीटिंग रखी। जून 24 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट पर स्टे लगा दिया, लेकिन ये स्टे कंडीशनल था। जब तक उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट के बेंच के आगे सेटल नहीं हो जाती, तब तक इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम तो कर सकती थी और पार्लियामेंट भी अटेंड कर सकती थी, लेकिन वो मेंबर के रूप में ना तो वोट कर सकती थी और ना ही सैलरी ले सकती थी। इधर इंदिरा की सरकार के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, तो दूसरी तरफ अपोजिशन वालों ने नाक में दम कर रखा था। जून 25 को रामलीला मैदान की रैली में जेपी ने सिंहासन खाली करो की जनता आती है का नारा लगाने शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद जेपी नारायण ने अपनी डिमांड और क्लियर की और एक बार फिर से इंदिरा के रेजिग्नेशन की बात की। उन्होंने स्ट्रांगली इंसिस्ट किया कि इंदिरा को रिजाइन करना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने लॉ को तोड़ा है। साथ ही साथ एक और कॉन्फिडेंट अपोजिशन ने अगले ही दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में एक और बड़ी रैली ऑर्गेनाइज कर दी। जेपी ने यह भी अनाउंस किया कि 29 जून से प्रधानमंत्री के घर के बाहर एक हफ्ते तक डिमॉन्स्ट्रेशन किए जाएंगे ताकि उन्हें रिजाइन करने पर मजबूर किया जा सके। अपोजिशन इंदिरा गांधी को कुर्सी से हटाने के लिए कहीं भी पीछे नहीं रहते, लेकिन यहीं से इमरजेंसी की बातें उठनी शुरू हो जाती है। अपोजिशन ने पॉलिटिकल फाइट को इंदिरा के अगेंस्ट एक हाई माइंडेड लीगल डिस्कोर्स में ले जाकर लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इंदिरा गांधी के सरकार के लिए इस दलदल से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। सिद्धार्थ शंकर रॉय, जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि अपनी लीगल ट्रेनिंग का यूज करके एक ऐसा लॉफुल वे बताएं कि लॉ को ही सस्पेंड कर दिया जाए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस लिया और आर्टिकल 352 के सेक्शन 1 के अंडर इंटरनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन का सुझाव दिया। लॉ को ही यूज करके रूल ऑफ लॉ को ही सस्पेंड कर दिया जाए। ये उनकी तरफ से एक लास्ट एफर्ट था अपनी पावर को उस दलदल से निकालने के लिए। 25 जून 1975 की रात लगभग 11:15 पर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने अपने सेक्रेटरी के बालचंद्रन को बुलाते हैं। 10 मिनट बाद बालाचंद्रन उनसे राष्ट्रपति भवन के प्राइवेट सिटिंग रूम में मिलते हैं। प्रेसिडेंट ने अपने सेक्रेटरी को एक पेज का लेटर देते हैं जिस पर इंदिरा गांधी की तरफ से टॉप सीक्रेट मार्क किया गया था। इस लेटर में आर्टिकल 352 के सेक्शन 1 के अंडर इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन मांगा गया था। देखिए, ऐसा है कि प्रोक्लेमेशन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पर अलाउड नहीं है और इसके कई रीजंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस चाहिए होती है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंसल्ट करना चाहते हैं। इसके बाद बालाचंद्रन जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी लेने के लिए अपने ऑफिस चले जाते हैं। इसके बारे में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में बात भी होती है। दूसरी तरफ जस्टिस अय्यर शायद इलाहाबाद जजमेंट पर एक एब्सोल्यूट स्टे ना दे, ये सोचते हुए RK धवन, जो इंदिरा गांधी के पर्सनल असिस्टेंट थे और संजय के वफादार आदमी थे, 22 जून से 25 जून के बीच में या तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को दिल्ली बुलाया या उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को इंस्ट्रक्शन भेजे कि आप लोग मास अरेस्ट के लिए तैयार रहें। प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट की मीटिंग 26 जून की सुबह 6 बजे ही हो जाती है, लेकिन उनके किसी भी सीनियर मिनिस्टर्स को इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के बारे में पहले से पता ही नहीं था। हालांकि 25 जून की रात को लगभग मिडनाइट से थोड़ी पहले ही प्रेसिडेंट अहमद ने इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन साइन कर दिया था और कुछ देर बाद इमरजेंसी को इम्पोज भी कर दिया गया। उसी रात को ही कुछ घंटों के अंदर इंदिरा के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के दरवाजों पर दस्तक दी जा चुकी थी और फाइनली 26 जून की सुबह में इंदिरा गांधी रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए कॉमन पीपल को बताती हैं कि पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 26 जून की सुबह होने तक जेपी, मोरारजी देसाई और 600 से ज्यादा अपोजिशन लीडर्स और एक्टिविस्ट को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था। गवर्नमेंट ने 25 जून की रात को न्यू दिल्ली के लगभग सभी न्यूज़पेपर्स की इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दी, सिर्फ 2 को छोड़कर, ताकि वो सुबह होने से पहले के जो अरेस्ट हुए थे उनको रिपोर्ट न कर सके। गवर्नमेंट ने 26 जून को हिंदुस्तान टाइम्स और मदरलैंड की सप्लीमेंट्स को भी सीज कर दिया। देखिए, 12 जून से ये चीफ मिनिस्टर्स अपने स्टेट के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को डायरेक्ट कर रहे थे कि लोगों को राउंड अप करके रैलीज के लिए दिल्ली भेजा जाए जो इंदिरा की सपोर्ट में हो। 25 जून की दोपहर को उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि पुलिस को बोले कि उन लोगों की लिस्ट प्रिपेयर करी जाए जो स्टेट के लिए प्रीजुडिशियल हो। बंसीलाल, जो कि पहले ही एक चीफ मिनिस्टर के रूप में अथॉरिटी एंजॉय कर रहे थे, उनकी पावर 25 जून को और ज्यादा बढ़ गई। वो उस दोपहर धवन के ऑफिस में उस मीटिंग में शामिल थे जो कि पीएम के रेसिडेंस पे हुआ था। इस मीटिंग में ओम मेहता, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, कृष्ण चंद और KS बाजवा, दिल्ली SP क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्पेशल ब्रांच, ये भी मौजूद थे। तो डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि रात को अरेस्ट
कैरी आउट करनी है। इस मीटिंग में और लोग भी थे, जैसे नवीन चावला जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटरी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एजुकेटेड थे, और संजय के दोस्त भी थे। बिंडर एक 40 साल के सिख पुलिस ऑफिसर जो हर ऐसे मौके पर हमेशा मौजूद रहते थे, वो भी वहाँ थे। हालांकि वो ऑलरेडी अरेस्ट प्लान्स के बारे में जानते थे, क्योंकि एक दिन पहले धवन और संजय के साथ पीएम के रेसिडेंस पर अरेस्ट की डिस्कशन में वो शामिल थे। एलजी कृष्णचंद ने मीटिंग की शुरुआत इस बात से की कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाले हैं और सब ऑफिशियल्स को अरेस्ट के लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। ये सब तब हो रहा था जब प्रेसिडेंट ने अभी तक इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन पर साइन भी नहीं किया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुशील कुमार ने प्रोटेस्ट किया कि इतने कम समय में मीसा डिटेंशन ऑर्डर्स प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है और सजेस्ट किया कि ऑर्डिनरी क्रिमिनल प्रोविजंस का यूज करके अरेस्ट किया जाए। लेकिन एलजी कृष्णचंद ने सारे ऑब्जेक्शन को ओवररूल कर दी और डायरेक्ट किया कि अरेस्ट मीसा के अंडर ही करी जाए। बाजवा ने लगभग 159 लोगों की अरेस्ट के लिए एक लिस्ट प्रिपेयर की थी, जिसमें 17 टॉप नेशनल लीडर्स भी शामिल थे और ये लिस्ट बिंडर को हैंड ओवर कर दी गई। तो इसके बाद क्या होता है कि डीएम कुमार के पास ऑर्डर्स आ जाते हैं, लेकिन इतने सारे मीसा वारंट्स इतने कम समय में इशू करना एक बड़ी प्रॉब्लम थी। धवन बार बार उन्हें फोन करके प्रोग्रेस रिपोर्ट्स के बारे में पूछ रहे थे। आखिरकार डीएम कुमार पीएम के रेसिडेंस गए ताकि धवन को प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर सके, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को असेंबल किया, अपने एडीएम घोष को भी बुलाया और बाजवा के दिए गए लिस्ट हैंडओवर करके डायरेक्ट किया कि अरेस्ट मीसा के अंडर ही हो। अब सब कुछ तो हो गया था, लेकिन इतने कम समय में इतने ज्यादा इंडिविजुअल मीसा वारंट्स को टाइपिंग करने में काफी समय लग रहा था। तो कुमार ने घोष से कहा कि वो 30,000 कोर्ट जाकर 500 ब्लैंक मीसा ऑर्डर्स साइक्लो स्टाइल करें। घोष ने सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, लेकिन काम में काफी टाइम लग रहा था क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही मशीन काम कर रही थी। फाइनली जब काम हो गया तो घोष सारे फॉर्म्स को कुमार के पास ले गए। कुछ फॉर्म्स को तो ब्लैंक छोड़ दिया गया था, जो कि बाद में उन लोगों के डिटेल से फिल होने थे जो अरेस्ट होते हैं। ये सारी प्लानिंग और ऑर्डर्स संजय गांधी दे रहे थे। हालांकि वो खुद किसी ऑफिशियल पोजीशन पर नहीं थे, लेकिन इंदिरा गांधी के रिफ्लेक्टेड पावर से अपनी अथॉरिटी ले रहे थे। काफी ऑफिसर्स को डिटेंशन टारगेट्स दिए गए। एक ऑफिसर जो कि 136 डिटेंशन रिक्वेस्ट में से सिर्फ 60 अरेस्ट किए थे, उनका ट्रांसफर करा दिया गया। बाजवा ने डिटेंशन के लिए सस्पेक्ट्स की लिस्ट प्रिपेयर की और उन्हें अनसाइंड पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। 11 जुलाई को बाजवा ने प्रकाश सिंह जो कि नॉर्थ के एसपी थे, उनको एक लिस्ट भेजी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट की थी जो ट्रबल क्रिएट कर सकते थे। उनसे कहा गया कि लिस्ट में दिए गए टीचर्स और स्टूडेंट को उठाने के लिए अरेंजमेंट्स बनाए जाएं। जैसे उन्होंने जेएनयू के प्रवीर पुरकायस्था को शक के बेसिस पे उठा लिया और कई दिन तक जेल में रखा। बाद में इलीगल को लीगल बनाने के लिए पेपर वर्क को एडजस्ट कर दिया गया ताकि चीजें लीगल लगे। देखिए, जब मिसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तब सरकार ने काफी क्रिटिसिज्म फेस करते हुए ये कहा कि इसका यूज इंटरनल डिसेंट के अगेंस्ट नहीं होगा। लेकिन ये प्रॉमिस कभी पूरा ही नहीं किया गया, बल्कि मिसा में जो अमेंडमेंट्स हुए थे उससे और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। ये जितने भी अरेस्ट हो रहे थे, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैस अरेस्ट हो रहे थे। पुलिस को बस छोटी मोटी वजह पर अरेस्ट करने का लाइसेंस मिल गया था। मिसा और डिफेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया रूल्स के तहत लगभग 1,10,000 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया था। इनमें से काफी लोग बैंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आरएसएस, आनंद मार्ग, जमात इस्लामी के मेंबर्स भी थे और साथ ही साथ नॉन सीपीआई अपोजिशन पार्टीज के भी लोग थे। कई स्टेट्स में सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स को भी मिसा के तहत जेल में डाल दिया गया। 1971 में शाह कमीशन को इमरजेंसी एक्सेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट किया गया। तो कमीशन ने कंक्लूड किया कि मिसा का यूज ऐसे एक्टिविटीज के अगेंस्ट किया गया था जो स्टेट की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर या एसेंशियल सप्लाईज के मेंटेनेंस से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। जैसे प्रिमिला लुइस, जिसे मिसा के अंडर तब डिटेन किया गया जब वो एक फॉरेन कंट्री से एयरपोर्ट पर लैंड करती है। प्रिमिला ने कुछ पावरफुल और वेल्दी फार्म हाउस ओनर्स को एक्सपोज कर दिया था जो मिनिमम वेज लॉ का उल्लंघन कर रहे थे। इन लोगों में कुछ इन्फ्लुएंशियल फिगर्स जैसे कि इंदिरा गांधी और उनके कजिन भी शामिल थे। एक और विक्टिम थे लॉरेंस फर्नांडिस। पुलिस ने 1 मई 1976 को बेंगलोर में उन्हें उनके घर से ही उठा लिया। उनसे उनके भाई के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए काफी टॉर्चर किया गया, क्योंकि पुलिस उनके भाई जो कि जॉर्ज फर्नांडिस थे, जो सोशलिस्ट लीडर थे, जो अंडरग्राउंड रहकर रेजिस्टेंस कर रहे थे, उनके पता जानना चाहती थी। हालांकि लॉरेंस को कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में, लेकिन पुलिस उन्हें लगातार इंटरोगेट करती है, लगातार टॉर्चर करती है। जब उनकी फिजिकल कंडीशन काफी खराब हो जाती है तो पुलिस को लगता है कि अब इनकी डेथ हो सकती है कस्टडी में, तो वो एक डॉक्टर को बुलाते हैं। हालांकि डॉक्टर को लॉरेंस फर्नांडिस के आइडेंटिटी नहीं बताई जाती है। पेशेंट को फिजिकली अब्यूज देखकर डॉक्टर ने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करने को कहा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया ही नहीं गया। यहाँ तक कि पुलिस ने लॉरेंस की अरेस्ट को फॉर्मली रिकॉर्ड भी नहीं किया था। उन पर झूठा चार्ज लगाया गया कि वो रेलवे ट्रैक्स पर बॉम्ब लगाकर सैबोटेज में इन्वॉल्व थे। बाद में उन्हें बेंगलोर सेंट्रल प्रिजन में ट्रांसफर करवा दिया गया। लॉरेंस को इसलिए पकड़ा गया और टॉर्चर किया गया क्योंकि वो जॉर्ज
जॉर्ज फर्नांडिस के भाई थे, जो 1974 के क्रिपलिंग रेलवे स्ट्राइक के लीडर थे और अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस कर रहे थे। जब पब्लिक नॉलेज और स्क्रूटनी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, अथॉरिटीज बिना रेस्टोरेंट के काम कर सकती थी। अब इतना कुछ हो रहा था, लेकिन आम जनता को इसके बारे में भनक तक नहीं लगने दिया गया, क्योंकि मीडिया और न्यूज़पेपर पर तो पहले से ही सेंसरशिप लगा दिया गया था। देश के अंदर जो न्यूज़पेपर्स थे उन पर सेंसरशिप लगा ही दिया गया था, लेकिन वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स जो इमरजेंसी इंपोज करने पर अपने ओपिनियन दे रहे थे, उनको भी वार्न किया गया कि वो सेंसरशिप के रूल्स को फॉलो करें। इधर इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आई.के. गुजराल जो थे, उनको हटा के वी.सी. शुक्ला को लाया जा रहा था, क्योंकि वी.सी. शुक्ला जो थे वो संजय गांधी के लॉयल थे। अब 29 जून को क्या होता है कि शुक्ला विदेशी पत्रकारों से मुलाकात करते हैं। 30 जून को गवर्नमेंट से वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार लुइस एम साइमंस को देश से निकालने का आदेश आ जाता है। उन्हें 24 घंटे के अंदर इंडिया छोड़ने का ऑर्डर दे दिया जाता है। इनके साथ ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा सोल्जर्स को प्लेन क्लॉथ्स पहना के रैली में पार्टिसिपेट करने का ऑर्डर को लीक कर दिया था। हालांकि न्यूज लीक हो जाने के बाद ये ऑर्डर वापस ले लिया जाता है। द गार्जियन के मार्टिन वोलाकॉट, जो उस समय इंडिया के बाहर थे, उन्हें बताया गया कि जब तक वो प्लेज साइन नहीं करते उन्हें एडमिट ही नहीं किया जाएगा इंडिया में। यहाँ तक कि सरकार ने उनके 81 साल के फादर इन लॉ भीमसेन सचर को भी नहीं छोड़ा। सचर जो लाइफ लॉन्ग कांग्रेसमैन थे, 2 बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर और कई प्रोविंसेस के गवर्नर के रूप में भी सर्व कर चुके थे, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था और प्रेस सेंसरशिप को रिमूव करने और फ्रीडम को रिस्टोर करने की डिमांड की थी। इसके अलावा रोज सेंसरशिप ऑर्डर्स फोन के जरिए न्यूज़पेपर्स को दिए जाते थे, ताकि रिजीम के अगेंस्ट या एम्बैरेसिंग कुछ पब्लिश ना हो। पॉलिटिकल कार्टून्स रातों रात गायब हो जाते हैं। न्यूज़पेपर्स अब सिर्फ इंदिरा गांधी के सोशलिज्म के बारे में रिपोर्ट करते थे, जिसमें उनका 20 पॉइंट प्रोग्राम हाईलाइट किया जाता था, जैसे कि पॉवर्टी हटाना, बॉन्डेड लेबर एबोलिश करना और लैंड सीलिंग लॉज इंप्लीमेंट करना और इकोनॉमी इंप्रूव करने का वादा। एक और एग्जांपल जिसमें मिनिस्ट्री का प्रोपेगेंडा फेल हो गया, वो था फेमस फिल्म एक्टर और प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार का केस। मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स बॉम्बे जाते हैं और किशोर कुमार को बुलाते हैं ताकि उनसे बात की जा सके कि वो 20 पॉइंट प्रोग्राम के सपोर्ट में गाने कंपोज करें और गाएं। किशोर कुमार ने फोन पर आकर सीधे और साफ तरीके से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बीमार है और कहा कि वो रेडियो और टीवी के लिए नहीं गाते हैं। मिनिस्ट्री के बात को ना मानने के बाद उनके रिकॉर्डेड गाने ऑल इंडिया रेडियो और गवर्नमेंट कंट्रोल टेलीविजन पर बैन कर दिए जाते हैं। रिकॉर्ड कंपनी से उनके रिकॉर्ड्स विड्रॉ करने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश फेल हो गई। जब किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो पर बंद हो गए तो लोगों को पता ही नहीं चला कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। फैंस सिर्फ गेस और स्पेकुलेट कर सकते थे, लेकिन असली वजह उनके लिए छुपी हुई थी। इधर ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन चीजें सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित थी। जामा मस्जिद के पास सिर्फ 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर एक बिल्डिंग थी जिसे दुजना हाउस के नाम से जाना जाता था। इसके बेसमेंट में डॉक्टर और नर्सेस स्टेरिलाइजेशन करते थे। ये एरिया ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेटेड था। देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट पहले से ही इंडिया के फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पार्ट था, लेकिन इमरजेंसी को इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बेस्ट चांस माना गया। इस कैंप को लीड कर रही थी रुखसाना सुल्तान। हालांकि वो वहाँ की रेसिडेंट नहीं थी, बल्कि उन्हें संजय गांधी ने साउथ दिल्ली से यहाँ भेजा था। रुखसाना ने काम शुरू कर दिया और 1975 के आखिरी दिनों में वर्ल्ड सिटी पुरानी दिल्ली का विजिट करना शुरू कर दिया। रुखसाना का संजय गांधी के प्रोग्राम्स को एग्रेसिवली प्रमोट करना जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इमाम बुखारी ने इसके लिए क्रिटिसाइज किया। 19 अप्रैल 1976 की सुबह बुर्का पहनी हुई औरतें दुजना हाउस के बाहर इकट्ठा होती हैं और स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स के अगेंस्ट नारे लगाने शुरू कर देती हैं। कुछ औरतें एक वैन के आसपास इकट्ठा हो गई जो लोगों को स्टेरिलाइजेशन के लिए ले जा रही थी। जब पुलिस ने इन औरतों को वैन के रास्ते से हटाने की कोशिश की तो जो लोग सर्जरी के लिए ले जाए जा रहे थे उनमें से कुछ लोग भाग निकलते हैं और इन सब चीजों से पुलिस गुस्से में आ जाती है और एक औरत को अरेस्ट कर लिया जाता है जो वैन के रास्ते से हटने को तैयारी नहीं होती है। जो औरतें प्रोटेस्ट कर रही थी उन्होंने रुखसाना को घेर लिया। रुखसाना काफी मुश्किल से पुलिस के साथ इंतजार करते एक कार में बैठकर वहां से निकल जाती हैं। इसी गर्म माहौल के बीच में टर्कमैन गेट से एक मैसेज आता है जो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ के लोग अपनी दुकानें और घर गिराने के अगेंस्ट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ इकट्ठा हो गए थे, जहाँ लगभग 500 आदमी, औरतें और बच्चे फैज इलाही मस्जिद के पास जमा हो गए थे। जो डिमोलिशन ड्राइव के खिलाफ नाराजगी जताते हुए काफी लोगों ने हाथ में ब्लैक बैंड भी पहना हुआ था। इन लोगों को पुलिस फोर्स ने घेरा हुआ था। पुलिस के पास गन्स और बटन्स थे और नजदीक के असाफ अली रोड पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पुलिस ट्रक्स भी बुलडोजर के साथ लाइन में खड़े थे। जेल वैन्स भी दिख रही थी जो ये सिग्नल दे रही थी कि अगर किसी ने ऑर्डर्स को मना किया तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस वजह से माहौल और टेंशन से भर गया। थोड़ी देर बाद लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जब सिचुएशन और बिगड़ गई तो पुलिस के और रीइंफोर्समेंट को बुलाया गया। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ जल्दी से पहुँच जाते हैं और उन ऑफिसर्स में से DIG बिंदर भी थे। उन्होंने अपने सुपीरियर्स की ऑर्डर्स को मानने
बचाने के लिए अपनी तबीयत की भी परवाह नहीं की। पुलिस ने टीयर गैस के शेल्स फायर किए। इस बीच भिंडर अपने मेन ऑब्जेक्टिव को भूल नहीं पाते। खून जमीन पर बिखरा हुआ था और हवा टीयर गैस से भरी हुई थी। एक रिवॉल्वर से एक वार्निंग शॉट भी चलाया जाता है, लेकिन लोगों का गुस्सा इससे भी ठंडा नहीं होता। 3 और 4 बजे के बीच पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर कर्फ्यू अनाउंस कर दिया जाता है। वार्निंग दी गई कि अगर लोगों ने ऑर्डर्स नहीं माने तो पुलिस फायरिंग करनी शुरू कर देगी, लेकिन असल में पुलिस ने कर्फ्यू लगाने के पहले ही फायरिंग कर दी थी। हालांकि कर्फ्यू के ऑर्डर्स का लोगों पर कोई असर नहीं था। लोग टीयर गैस शेल्स का सामना करते हुए पुलिस की फोर्स को इग्नोर कर दिया और पत्थर फेंकते रहे। कुल मिलाकर पुलिस ने 4 अलग अलग जगहों पर 14 राउंड्स फायर किए। पुलिस ने घर और दुकानों में घुसकर लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया, उनके साथ मारपीट की और जिस पर शक था उन्हें भी नहीं छोड़ा। जब रेजिस्टेंस को पूरी तरीके से खून खराबे के साथ दबा दिया गया तो बुलडोजर्स और मोटर ग्रेडर्स ने जोर जोर से काम करना शुरू कर दिया और कई घर और दुकानें मिट्टी में मिला दिए गए। अपोजिशन ने नसबंदी को इमरजेंसी की क्रूएल्टी का सिंबल बनाया और मार्च 1977 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी को हराने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल किया। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा अपने एम्प्लॉइज को स्टेरिलाइजेशन करवाने के लिए इंसेंटिव्स दिए गए और कुछ ने उन लोगों को पनिश किया जो 2 से ज्यादा बच्चों के माँ बाप थे। उत्तर प्रदेश का ही एक एग्जाम्पल अगर लें, जहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स जो 2 से ज्यादा बच्चे रखते थे उन्हें स्टेरिलाइजेशन करवाने का ऑर्डर दिया, नहीं तो 1 महीने की सैलरी काट ली जाती। पंजाब गवर्नमेंट ने मार्च 1976 में एक बिल तैयार किया जो 2 से ज्यादा बच्चों को रखने का एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का करार दे दिया गया और इसके लिए फाइन और इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट भी रखा गया। आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने 1976 में अनाउंस किया कि लैंडलेस लेबर को लैंड तभी अलॉट किया जाएगा जब वो स्टेरिलाइजेशन का प्रूफ दिखाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनके 3 से ज्यादा बच्चे थे उन्हें फ्री मेडिकल फैसिलिटीज और मैटरनिटी केयर देनी बंद कर दी गई और जहाँ गरीबी बहुत ज्यादा थी उसको गवर्नमेंट ने अप्रैल 1976 में अनाउंस किया कि राशन कार्ड सिर्फ पहले 3 बच्चों तक ही फैमिली को दी जाएंगी। देखिए, संजय गांधी काफी पावरफुल थे, लेकिन उनके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी। मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो ये मान लेते थे कि संजय गांधी जो बोलते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से होता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग ने नेशन वाइड 1976 एंड 1977 के लिए 4.3 मिलियन स्टेरिलाइजेशंस का टारगेट सेट किया। फाइनली ये सब होने के बाद 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी को ऑफिशियली रिवोक कर दिया जाता है और इलेक्शन का समय आ जाता है। अब देश की जनता ने पहले ही कांग्रेस पार्टी को जिताकर इमरजेंसी जैसे भयानक मंजर का सामना कर लिया था। अब वो फिर से इस दलदल में फंसना नहीं चाहते थे। फाइनली इंदिरा गांधी की सरकार इलेक्शन में हार जाती है और जनता पार्टी जिसके लीडर मोरारजी देसाई थे वो इलेक्शन जीत जाते हैं। अभी तक इंटरनल इमरजेंसी को तो रिवोक कर दिया गया था, लेकिन एक्सटर्नल इमरजेंसी जो इंडिया पाकिस्तान के वॉर से ही लगा था वो अभी भी नहीं हटा था। फाइनली देसाई की गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटर्नल इमरजेंसी को भी हटा दिया जाता है और इमरजेंसी के वक्त जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए थे उन्हें फिर से पहले जैसा बनाया गया, जिसमें 42nd अमेंडमेंट भी था जिसका यूज करके स्टेट के पावर को सेंट्रल को शिफ्ट कर दिया गया था। 43rd अमेंडमेंट ने 42nd अमेंडमेंट के कई प्रोविजंस को रिपील कर दिया। 44th अमेंडमेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन को इमरजेंसी पोस्ट करने का ग्राउंड बनाया और ये भी स्पेसिफाई किया कि प्रेसिडेंट सिर्फ कैबिनेट के रिटन एडवाइस पर ही इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ इमरजेंसी के दौरान लाइफ और लिबर्टी के राइट्स सस्पेंड नहीं किए जा सकते।